अब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो प्योरली एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन क्या है ह्यूमन बीइंग में? ब्रेन है। ठीक है, अब जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक तो ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब ये मेन प्रोसेसिंग सिस्टम है। ब्रेन जो है, हमें जो छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, ब्रेन मेन काम करता है, हमें सब पता है। अब ब्रेन से और जो स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं जो ब्रेन तक, ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेकर आ रही है या जा रही है, उन सब नर्व्स को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब PNS का काम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिले कमांड्स टू CNS, रिलेज कमांड्स टू CNS या फिर फ्रॉम CNS टू ऑर्गन्स या फिर फ्रॉम ऑर्गन्स। ठीक है, अब ओनली कम्युनिकेशन मीन्स, ठीक है, मतलब PNS का काम क्या है? सेंसरी ऑर्गन से लेके ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में का कनेक्शन मेंटेन करना। ठीक है, और जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, जितने भी हम थॉट प्रोसेस, जितने भी जो भी हम थिंकिंग कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, ठीक है, और जितनी भी मेमोरी वगैरह है, वो सब की सब, मतलब जो मेन काम चलता है ना, वो सब का सब ब्रेन में चलता है और स्पाइनल कॉर्ड में चलता है। मेनली मेजरली ब्रेन में चलता है। PNS सिर्फ एक, ये लगा लो, कम्युनिकेटर की तरह बैठा हुआ है, बीच में दल्ला है, दलाल की तरह बैठा है। CNS सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, कमांड एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी। ठीक है, कमांड और कंट्रोल ब्रेन से ही आते हैं, क्योंकि हमें पता है ब्रेन कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन क्या है? ब्रेन होता है। इसके फंक्शंस दे रखे हैं सबके सब। कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट्स, बिल्कुल सही। अब हमें ऐसे हाथ हिलाना है, हमें वेव करना है, तो यहाँ से अर्ज निकलेगी और ब्रेन तक जाएगी। हमारा ब्रेन इसको कमांड करेगा, इसको हाथ को वेव करो। ठीक है, वॉलेंटरी मूवमेंट्स। बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ बॉडी सेरिबैलम मेंटेन करता है। कैसे? सेरिबैलम, बेल से आ गया बैलेंस। ठीक है, बैलेंस ऑफ बॉडी सेरिबैलम किस में होता है? हाइंड ब्रेन में होता है, ब्रेन में आ गया वो भी। वाइटल इनवॉल्युंटरी मूवमेंट्स, जितने भी इनवॉल्युंटरी मूवमेंट्स हैं, जैसे यूरिन फॉर्मेशन और डाइजेशन किस टाइम पर होनी चाहिए। जैसे डाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, इनवॉल्युंटरी मूवमेंट है पेरिस्टालसिस। डाइजेशन की ना एक फिक्स टाइम होता है कि 4 से 5 घंटों तक फूड पेट में पड़ा रहता है, डाइजेस्ट होता रहता है। ठीक है, और ये क्या है? एक टाइप की साइकिल ही है। और हमें पता है पीनियल ग्लैंड, मेल और डीपी, मेलेटोनिन, डोपामिन और पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है? डायना साइकिल, रिदमिक साइकिल, बॉडी में जितनी भी साइकिल्स चलती हैं, डे नाइट साइकिल, थर्मोरेगुलेटरी, ठीक है, और जितनी भी साइकिल्स हैं वो सब की सब पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर होता है? ब्रेन में होता है। वाइटल मूवमेंट्स, थर्मोरेगुलेशन, बात हो गई थर्मोरेगुलेशन। जैसे ये हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया। हाइपोथैलेमस भी करता है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या होते हैं? बेताब, BET, AB, जहाँ पे T थर्मोरेगुलेशन होता है, B बिहेवियर, E एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करना, T फॉर थर्मोरेगुलेटरी, A फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक इन्वॉलेंट्री में आ जाता है। और B से क्या होगा? B से आ जाएगा अपने पास बायोलॉजिकल क्लॉक, जो भी बात करी है थर्मोरेगुलेशन के अंदर। फिर हंगर और थर्स्ट सेंटर। ठीक है, हमें यहाँ पे एक पता चलेगा, जो हाइपोथैलेमस है ना, इसके दो फंक्शंस हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके सिर्फ दो ही फंक्शन है, एनसीईआरटी से ही डेटा आता है। ठीक है, तो इसको याद ही रखना है हमें। हाइपोथैलेमस के दो, हमें ये सारे फंक्शन तो पता है, BET, AB, बेताब। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट लाइज, यहाँ पे इसके फंक्शन देखो, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो पॉइंट्स ही लिखे हैं, हमें सिर्फ ये दो पॉइंट्स ही मेनली याद रखने हैं। T से तो थर्मोरेगुलेटरी हो गया याद, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हो गया। अब अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कैसे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अर्ज फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग अपने आप ही प्रोड्यूस होती है, अपने आप ही ये डेवलप होती है हमारी बॉडी के अंदर। हम तो नहीं चाहते कि हमें प्यास लगे, या फिर हम तो डिसाइड नहीं करते ना कि हमें कब भूख लगेगी, अपने आप ही लगती है। ठीक है, इनवॉलेंटरी है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक जो अपने आप होता है, सोमैटिक जो हम वॉलेंटरी कंट्रोल्स होते हैं।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स थे ना, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक तो वॉलंटरी कंट्रोल हो गया, ऑटोनॉमिक में इनवॉलंटरी कंट्रोल हो गया, जिसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एड्रेनलिन और एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है। एड्रेनलिन और एड्रेनलिन सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ही पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। हंगर थर्स्ट हो गया, ठीक है। सर्केडियन रिदम्स, ये भी वही साइकिल में आ गया। थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक, ये हाइपोथैलेमस के फंक्शन गिन रहे हैं यहाँ तो। थर्मोरेगुलेटरी हो गया हाइपोथैलेमस का, हंगर थर्स्ट हो गया हाइपोथैलेमस का, सर्केडियन रिदम्स हो गया हाइपोथैलेमस की, एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन, ये आगे ह्यूमन बिहेवियर, ये तो सारे के सारे हाइपोथैलेमस के ही फंक्शन हो गए, ठीक है। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन के फंक्शन पे भी ये सब आ जाएगा। प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। विजन ब्रेन में चलता है। हमारा जो मिड ब्रेन है उसके अंदर ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर फोर ब्रेन, ठीक है, ये रहा सेक्शन, सबसे ऊपर फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब आइस किसके साथ सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट में? मिड ब्रेन के कॉन्टैक्ट में सबसे ज्यादा। तो जो ऑप्टिक लोब्स होंगे आइस के, वो होंगे मिड ब्रेन में। वो भी मिड ब्रेन में कहा? मिड ब्रेन के डोर्सल पार्ट में, पीछे वाली तरफ, क्योंकि ये वाली साइड मेरी वेंट्रल है और पीछे वाली साइड मेरी डोर्सल है, ठीक है। अब डोर्सल साइड पर क्यों है ऑप्टिक लोब्स? क्यों? क्योंकि आगे तो आईज ही आगे ना, आगे अब वेंट्रल साइड पर थोड़ी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जो आईज में लाइट आती है तो वह रेटिना के अंदर तक घुसी जाती है, और फिर जो ऑप्टिक नर्व है वो पीछे से निकलती है, आई के एंड स्टार्टिंग से तो नहीं निकलती ना जहाँ पे लाइट आती है। वैसे ही आई आगे है तो जो ऑप्टिक लोब होंगे वो मिड ब्रेन के एकदम डोर्सल पार्ट में होंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि जो ऑप्टिक लोब्स हैं, ये रहा, उनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना ऑप्टिक लोब्स विच आर 4 इन नंबर लोकेटेड एट डोर्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं वो मिड ब्रेन के डोर्सल पार्ट में लोकेटेड होते हैं, मिड ब्रेन में होते हैं, ठीक है। और 4 इन नंबर होते हैं, पर आई 2 रहते हैं। वापस आते हैं इसके ऊपर। विजन, हियरिंग, हियरिंग कान, कान की जितनी भी बोन्स हैं वो सब वाइब्रेट होती हैं, जो कि हियरिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। हियरिंग का मैकेनिज्म अभी आगे पढ़ेंगे हम। और फिर जो हियरिंग वाली जो नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व, वो भी कान से ब्रेन तक जाती है। तो हियरिंग भी आ गया, स्पीच भी आ गया, क्या बोलना है वो भी ब्रेन ही बताता है। मेमोरी, मेमोरी में तो ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट है। इमोशंस एंड थॉट्स, ठीक है। क्या ऊपर बोलते हैं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तेरे दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, इमोशन कैसे आ रहे हैं, तो सब ब्रेन का काम होता है, ठीक है। अब इसको लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन से मतलब वो मत कर लेना कॉन्ट्राडिक्ट। लिम्बिक जो सिस्टम है उसके अंदर आता है एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, ये सब इसके अंदर इंक्लूड मत कर लेना, ठीक है। वैसे कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें से कभी कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल नहीं आएगा। आगे बात समझिए, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम क्या, वो भी सीएनएस का पार्ट ही है, उसके अंदर भी ये सब आता है। आगे चलते हैं। ब्रेन मेनिंजेस या फिर क्रेनियल मेनिंजेस। सबसे पहले क्रेनियम है, फिर उसके नीचे 3 लेयर्स हैं, डैप, DAP, यही सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे क्रेनियम है और यहाँ फिर ब्रेन का जो मैटर है वो आ जाता है। डैप, ड्यूरामेटर, अरेकेनॉइड और पियामेटर, ठीक है। ये आउटर मोस्ट है जो क्रेनियम के कॉन्टैक्ट में है। फिर पियामेटर मिडल वाली, सॉरी, फिर अरेकेनॉइड मिडल वाली, और फिर आती है पियामेटर जो कि ब्रेन टिश्यू के कॉन्टैक्ट में रहती है। हमें इसका ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। इसी तरह हमें जो रेटिना की लेयर्स हैं उसका ऑर्डर भी याद रखना है। आउटर टू इनसाइड जाते हैं तो फोटो रिसेप्टर आते हैं सबसे पहले, आउटसाइड टू इनसाइड सबसे पहले आता है फोटो रिसेप्टर, फिर बाइपोलर, फिर गैंग्लियोनिक, ठीक है। वो भी आगे पढ़ना जब हम आई पढ़ेंगे। आगे फोर ब्रेन के ऊपर, फोर ब्रेन पे को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेरिब्रम जो ऊपर का पार्ट रहता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो होता है, ठीक है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वन बाय वन इन सबके हम फंक्शन देखते हैं।
जो सेरिब्रम है इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, जितने भी फोल्ड्स होते हैं हम बाहर से देखते हैं ना, उसे हम सेरिब्रम कहते हैं, जो फोल्ड्स होते हैं। अब सेरिब्रम तो वो हो गया, अब उसकी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, जैसे ये है सेरिब्रम। तो हमने पढ़ा था ना कि जो सीसीडी है, तीन ऑर्गन है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और डायंसिफिलॉन, ये सब बाहर से ग्रे रहते हैं, अंदर से वाइट रहते हैं। ब्रेन को निकालेंगे तो ब्रेन बाहर से ग्रे रहेगा, अंदर से वाइट रहेगा। बट अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को निकालेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड बाहर से वाइट रहती है, अंदर से ग्रे रहती है। ठीक है, अब जो ग्रे पोर्शन होता है सेरिब्रम का, तीन पार्ट है, ठीक है, ब्रेन के। सुना, सेरिब्रम है सबसे पहले, सेरिब्रम मेजर पार्ट बनाता है। जैसे अगर हम इसमें डायग्राम की बात करें तो ये जितना भी पार्ट है, कव जो कर्ल है, रिंकल्ड पोर्शन, वो पूरा का पूरा सेरिब्रम है। ठीक है, और इसका जो बाहर वाला पोर्शन है, मान लो ये वाला पोर्शन, इससे ऊपर ऊपर का, ये सबका सब सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला रीजन। ठीक है, और ये बाहर वाला रीजन ग्रे रहता है, अंदर वाला रीजन वाइट रहता है, और फिर नीचे बाकी सारे मिड ब्रेन और हाई ब्रेन आते हैं। बट इसके प्रपोर्शन में जो बाकी ब्रेन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम रहती है। तो इसलिए हम सेरिब्रम को मेजरली ब्रेन का पार्ट मान के चलते हैं, मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, जो कि ब्रेन का मेजर वॉल्यूम कवर करता है। इसीलिए हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि जो ब्रेन है वो बाहर से ग्रे है, अंदर से वाइट है। ठीक है, सेरिब्रम फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, यहाँ पे भी पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, और सेरिब्रम का बाहर वाला रीजन जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं वो रहता है ग्रे। ठीक है, और अंदर वाला जो सेरिब्रम का जो अंदर वाला पार्ट है, मेड्यूला जिसे बोलेंगे कन्वेंशनली, वो रहता है वाइट। ठीक है, क्योंकि सेरिब्रम मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन बनाता है, इसीलिए हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि ब्रेन जो है वो बाहर से ग्रे दिखता है। आगे आते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं हमारे पास दो हेमिस्फीयर्स हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉर्पस कैलोसम। ये टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, नर्व फाइबर, कनेक्टिव नर्व फाइबर, नर्व है, न्यूरॉन टिश्यू का क्लस्टर है नर्व फाइबर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज a layer of cells which covers cerebral hemispheres। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो सेरिब्रम है उसकी आउटर लेयर है। सेरिब्रम को ही हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो जो सेरिब्रम की जो कवरिंग है उसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज अ लेयर ऑफ सेल्स विच कवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स मतलब सेरिब्रम ही हुआ। Cerebral cortex being peripheral to cerebrum is gray in color। न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर। ठीक है, सेल बॉडीज मतलब जो साइटोन है, जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन है वो कंसंट्रेटेड है यहाँ पे। बट जो हमें पता है जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर सेल बॉडी होती है, उसके ऊपर डेंड्राइट्स लगे होते हैं, फिर नीचे एक्सोन आता है। अगर एक्सोन के ऊपर माइलिनेटेड शीट है तो वो माइलिन उसे वाइट कलर कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, बाहर वाला रीजन है सेरिब्रम का, ठीक है, वो ग्रे कलर का है। ग्रे कलर का है मतलब वो वाइट कलर का नहीं है। वाइट कलर का क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर माइलिन शीथ नहीं है। ठीक है, अगर माइलिन शीथ नहीं होनी चाहिए तो मतलब उसके पास एक्सोन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइलिन शीथ एक्सोन पर ही लिपटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हेयर न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड। सेल बॉडीज जो है वो कंसंट्रेटेड होती हैं क्योंकि उनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, जो कि वाइट कलर कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। अब आते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर सेरिब्रम के फंक्शन की तरफ। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स एरियाज। ठीक है, इसके पास एरिया, मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है। ठीक है, इसके पास मेजरली दो टाइप के एरियाज होते हैं, एक तो सेंसरी और एक मोटर। सेंसरी जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं ब्रेन तक, मोटर जो कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, लेके जा रहे हैं सेंस ऑर्गन तक। अब इंफॉर्मेशन आई, फिर उसका प्रोसेसिंग हुआ, फिर इंफॉर्मेशन गई ना, तो जो प्रोसेसिंग वाली जो यूनिट है उसे बोलते हैं हम एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया के अंदर तीन काम होते हैं, CIM। ठीक है, तीन काम चलते हैं, कम्युनिकेशन चलता है, इंटरसेंसरी एरिया चलते हैं, मेमोरी होती है। ठीक है,
अब जितनी भी प्रोसेसिंग है, जैसे सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आई कि भाई साहब कुछ सेंस है, ठीक है, कोई स्टिमुलस है, अब इसके लिए एक सूटेबल रिस्पॉन्स जनरेट करो। तो ये जो 3 हमने स्टेप्स लिखे हैं वो सूटेबल रिस्पॉन्स जनरेट करने की स्टेप्स हैं, जिसको हम याद रखते हैं CIM की हेल्प से, ठीक है। यही NCERT में पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखे हैं, मैं एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ। The cerebral cortex contains motor area, sensory area, and large regions that are neither clearly sensory or motor for complex functions like intersensory association, memory, and communication. तो जो association areas हैं, ठीक है, वो completely sensory भी नहीं है, completely motor भी नहीं है, दोनों के mixture है, ठीक है। Fibers covered with myelin sheath constitute inner part of cerebral hemisphere. फिर वही बात आ गई, बात हो रही थी ना अभी। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसका मतलब क्या है, जो सेरिब्रम की बात कर रहा है वो अंदर से वाइट है, फाइबर कवर्ड विद माइलिन शीथ, मतलब जो वाइट कलर के हैं रीजन कॉन्स्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर कॉल्ड वाइट मैटर। हमने पता है CCD 3 ऑर्गन, सेरिब्रम, सेरिबेलम और डायनसेफेलम, ये सब बाहर से ग्रे दिखते हैं, अंदर से वाइट होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड बाहर से वाइट होती है, अंदर से ग्रे दिखती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड उसके साथ मेडुला ऑब्लोंगेटा भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों मर्ज रहते हैं आपस में, ठीक है। तो जो सेरिब्रम है उसका बाहर वाला रीजन ग्रे रहता है, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो सेरिब्रम का अंदर वाला रीजन है वो वाइट रहता है, जिसे हम वाइट मैटर कहते हैं। अब आती है बात थैलेमस की, ठीक है। थैलेमस मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है उससे ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो थैलेमस से होके जाएगी, और जो ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन तक इन्फॉर्मेशन जा रही है वो भी थैलेमस से होके जाएगी। तो थैलेमस एक टाइप से गेट गार्ड हो गया हमारी बॉडी का, ठीक है। तो एक सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूँ। Thalamus acts as a relay center as all the information from brain to organ and vice versa passes through thalamus, hence called gate guard of brain, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम भी बना रखा है कि थैलेमस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन है थैलेमस से होकर ब्रेन तक जाएगी, फिर ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गन तक जाएगी वो थैलेमस से होकर जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसे मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग बोला गया है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना है, तो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही है और जो मोटर इन्फॉर्मेशन आ रही है दोनों थैलेमस को क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब इनके बीच में हमें कंफ्यूज नहीं होना कि एक तो ये था एसोसिएशन एरिया और थैलेमस के बीच में, अब थैलेमस भी है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी मोटर सिग्नलिंग, एसोसिएशन एरिया, इन दोनों की डेफिनेशन ही अलग है। एसोसिएशन एरिया वो रीजन है जहाँ पर सेंसरी और मोटर जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में मतलब काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है, जहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, और ये सेरिब्रम का पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। और जो थैलेमस है, थैलेमस सेरिब्रम से नीचे है, थैलेमस से इंफॉर्मेशन जा भी रही है और आ भी रही है, तो ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कोऑर्डिनेट कर रहा है आने जाने को। बट ये क्या कर रहे हैं, ये एसोसिएशन एरिया जाके जो कि ना कि क्लियरली सेंसरी है और ना कि क्लियरली मोटर है, ठीक है। अब देखो, मान लो ये कोई सेंसरी ऑर्गन था, वहां से इंफॉर्मेशन गई सेरिब्रम तक, ठीक है, ये सेरिब्रम वाला पार्ट है, ठीक है। तो इनके जो बीच का रीजन है ना, जो कि सेंसरी और मोटर के बीच का रीजन है, उसे हम बोलेंगे एसोसिएशन एरिया, ठीक है। बट जो ये वाला रीजन है जहाँ से इंफॉर्मेशन जा भी रही है ऑर्गन से ब्रेन तक, सेरिब्रम तक, और सेरिब्रम से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद ऑर्गन तक वापस जा रही है, उस रीजन को बोलेंगे थैलेमस, और इसके ऊपर आता है फिर सेरिब्रम, और सीक्वेंस भी ये सबसे ऊपर सेरिब्रम रहता है, फिर उसके नीचे थैलेमस रहता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है। कोऑर्डिनेशन जो कर रहा है, कोऑर्डिनेट मतलब एक टाइप से ऑर्गेनाइज मैनर में, ठीक है ना। जब ऑर्गेनाइज मैनर की बात आ गई तो एसोसिएशन एरिया तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एसोसिएशन एरिया में क्या है, खिचड़ा पिचड़ी बची हुई है, ना क्लियरली सेंसरी है ना क्लियरली मोटर है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज मैनर में आ गया तो थैलेमस आ गया, सेंसर और मोटर सिग्नलिंग को कोऑर्डिनेट करने वाला ऑर्गन तो थैलेमस होता है। सेरिब्रम रैप्स अराउंड थैलेमस, बिल्कुल सही, सेरिब्रम है वो थैलेमस के ऊपर होता है, उसको अच्छे से कवर कर लेता है। थैलेमस के बाद आता है हाइपोथैलेमस। Hypothalamus lies at the base of thalamus and controls body temperature and urge for eating and drinking, ठीक है। अब इसको हमें बेताब से याद रखा हुआ है, बी तो बिहेवियर हो गया, ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया,
अब टी से थर्मोरेगुलेटरी, तो बॉडी टेम्परेचर तो हमें पता चल गया। अब जैसे कुछ भी आता है सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, तो उसके अंदर हाइपोथैलेमस और टी डालेंगे। अब आ गया अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो टी के बाद ए है, ए मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ईटिंग और ड्रिंकिंग आ जाएगा। ये ऑटोनॉमिक एंड वॉलेंटरी फंक्शन है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। बायोलॉजिकल क्लॉक याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो के बारे में ही दे रखा है। और मुझे कतई दूर दूर तक कोई आसार नहीं है कि एनसीईआरटी के बाहर पूछने वाले हैं ये आगे 2-3 साल तक। ठीक है, आगे इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। कुछ इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये सब मिलकर लिम्बिक लोब बनाते हैं। ठीक है, या फिर लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्बिक लोब को ही हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो लिम्बिक सिस्टम एक अलग टेरिटरी है और हाइपोथैलेमस एक अलग ऑर्गन है। ठीक है, तो जो लिम्बिक सिस्टम है इसके अंदर हाइपोथैलेमस नहीं आएगा, ये चीज हमें याद रखनी है। लिम्बिक लोब के अंदर एमिगडाला आएगा, हिप्पोकैम्पस आएगा और सम इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, उसके साथ अब आ जाए सवाल कि सेक्सुअल डिजायर कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसके अंदर ना ही कंप्लीटली लिम्बिक सिस्टम आएगा और ना ही हाइपोथैलेमस आएगा। ठीक है, दोनों मिलकर सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं, ये इस बात को अपने इंटेलेक्ट में डाल दो। लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेक्सुअल डिजायर्स और कुछ ये फंक्शंस हैं। ठीक है, अब अगर ये फंक्शंस दे रखे हैं कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, मेनली याद रखो रेज, फियर और मोटिवेशन, ये तो याद ही रहेगा। रेज तो याद ही रहेगा, अलग सा वर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर लिम्बिक लोब हम टिका सकते हैं अगर ऑप्शंस में दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है एमिगडाला, दूसरा ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस, तीसरा ऑप्शन है लिम्बिक लोब, चौथा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो उसके अंदर हम लिम्बिक लोब को टिका सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस ये मेनली जो रेज, फियर, मोटिवेशन है, ये इन चारों के फंक्शन है। ठीक है, बट लिम्बिक लोब के अंदर दो आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस में अंदर कोई भी नहीं आ रहा। तो जो मेजर कंपोनेंट इकट्ठा हो रहा है वो एक ही ऑप्शन के अंदर इकट्ठा हो रहा है लिम्बिक लोब के अंदर, तो आंसर लिम्बिक लोब जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर बोले कि अगर पूछ लिया सेक्सुअल डिजायर कौन कंट्रोल करता है, तो आंसर जाएगा लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स सेक्सुअल डिजायर्स। अगर ये सब ऑप्शन दे रखे हैं कि ये सब कौन कंट्रोल करता है, तो लिम्बिक लोब टिका देना। ठीक है, और अगर बोथ दे रखा तो है ही, तो सॉल्व भी हो गया। तो सॉल्व भी हो गया, बोथ है तो बोथ टिका ही देना। अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं तो लिम्बिक लोब जाएगा आंसर। उसके बाद आते हैं हम मिड ब्रेन के ऊपर। ठीक है, मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर ये दे रखा मिड ब्रेन के ऊपर। तो मिड ब्रेन को एनसीईआरटी में से दो पार्ट्स लिखे हुए हैं, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, जो कि इसके अंदर से एक कैनाल पास हो रही होती है। ठीक है, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, मतलब ऑप्टिक लोब्स। बताया था ना, मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब्स होते हैं, डोर्सल साइड पर 4 होते हैं, पर आई 2 रहते हैं। तो एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही पार्ट्स लिखे हुए हैं कि इसके अंदर मिड ब्रेन के अंदर एक सेरिब्रल एक्वाडक्ट है। ठीक है, कैनाल पासिंग थ्रू मिड ब्रेन, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना है। ऑप्टिक लोब विच आर 4 इन नंबर लोकेटेड एट डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दे रखा है। मिड ब्रेन एक ये नॉर्मल पॉइंट है, फिलअप सिर्फ फॉर्म में आ सकता है, एनसीईआरटी लाना है इसीलिए नॉर्मल है, कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मिड ब्रेन बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोरब्रेन एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। अब आ जाएगा और क्वेश्चन बिटवीन डैश ऑफ फोरब्रेन एंड डैश ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन हमें पता ही है, फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले सेरिब्रम, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, फिर आता है मिड ब्रेन, फिर पोन्स सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो मिड ब्रेन किसके बीच में आ गया? हाइपोथैलेमस या थैलेमस के ऊपर, बीच के नीचे, जो कि फोरब्रेन के पार्ट है, और पोन्स के ऊपर, तो बिटवीन हाइपोथैलेमस और थैलेमस एंड पोन्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं ब्रेन स्टेम के ऊपर। ब्रेन स्टेम ये हमने बना रखी है, तो ये जो है इतना रीजन, ये सब की सब ब्रेन स्टेम है। ये हाइंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। ठीक है, ये ऑप्टिक लोब बना रखे हैं। ठीक है, ये रहे ऑप्टिक लोब्स। इधर से देखने पे दो दिख रहे हैं, उधर से देखने पे दो दिखेंगे, टोटल 4 नंबर के हो गए। टोटल नंबर ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना इज 4। सेरिब्रल एक्वाडक्ट एक ही रहती है।
ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है सारा मिड ब्रेन सॉरी ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या आता है? मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है विद आउट सेरिबेलम। ये सेरिबेलम अलग से लटका हुआ है, अलग है वो एकदम, उसको किसी से लेना देना नहीं है। ब्रेन स्टेम के कंपोनेंट्स हैं हमें पता ही है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, हमें याद रखना। हाइंड ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? पोन्स आता है, सेरिबेलम आता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड के साथ टर्मिनेट होता है और स्पाइनल कॉर्ड हमें पता है वाइट कलर की है, इसलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा भी वाइट कलर का ही रहेगा। तो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दे रखी है कि पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर और ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ये बात बिल्कुल सही है, और हमने जो नोट्स थे उसके अंदर पढ़ा भी था कि ये पोन्स में जो ये जा रहे हैं नर्व फाइबर्स, ये पोन्स को और सेरिबेलम को कनेक्ट करते हैं, मिड ब्रेन और मेडुला को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा पढ़ रखा है ना, तो बस उससे हमें पता चल गया। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही मेंशन है, कुछ ये नहीं दे रखा कि कौन कौन से पार्ट को कनेक्ट करता है, बस इतना लिखा हुआ है कुछ पार्ट्स को इंटरकनेक्ट करता है। Pons consist of fiber of tracts which interconnect various parts of brain। ट्रू फॉल्स में आ सकता है सेट में ना टिक लगा देना, ट्रू है। बस ये देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है फॉल्स पूछ रहा है। सेरिबेलम हैव very convoluted surface in order to provide additional space for more neurons। अब जो सेरिब्रम है और सेरिबेलम है दोनों रिंकल्ड रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें फोल्ड्स होते हैं, ताकि उन फोल्ड्स के थ्रू सरफेस एरिया बढ़ जाए और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ जाए। जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एक्यूरेसी या फिर स्पीड बोलें तो इंटेलिजेंस भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है। Medulla is connected to spinal cord which is wide from outside। Medulla oblongata contains centers for respiration, cardiovascular, gastric secretion। पता है ना मेडुला के 3 फंक्शन है, CRG, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस, रेस्पिरेटरी फंक्शंस और गैस्ट्रिक फंक्शंस। ठीक है। रेस्पिरेटरी कैसे मेडुला का कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर कैसे एड्रेनलिन और एड्रेनलिन सिक्रेट करता है। ठीक है। और गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक का हमें अभी तक पता नहीं चला। ठीक है, हमें वैसे याद कर लिया CRG के थ्रू। अब रिफ्लेक्स एक्शंस की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? डायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू PNS दैट ऑकर्स इनवॉलेंटरीली दैट इज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS। ठीक है। रिफ्लेक्स आर क्या है? अभी